Jai Hind cadets, myself DR Sonavane, faculty in Physics Defense Career Academy. I hope you have seen my previous video. In that I have given some basic tricks and important tricks about kinematical equation, that is Newton's laws of motion part 1, and today we will see the Newton's law of part 2, and in part 2 we have to see some basic concept on which the questions are asked in a ND examination. That contents of part 2 are force, then 3 laws, Newton's laws of motion, third one is impulse, the concept of impulse, fourth one is concept of momentum. In momentum we will also see the conservation of momentum, recoil velocity of gun, etc. And fifth point here we can see uniform circular motion. So these are the 5 points on which there are number of questions asked in an ND examination up to 2019. So first point is force, 3 laws of the motion, then impulse, momentum and uniform circular motion. So we will see one by one very conceptually. So first of all, force. Mainly these Newton's laws of motion are based on the concept of force. In every law there is a concept of force, that is external force. So a concept of external force, the first scientist, that is Aristotle, has given the concept of force. He says that any body is in motion, any body is in uniform motion, we can say, it is due to external force. After that the scientist named Galileo also explained about the external force, but the scientist, that is Sir Isaac Newton, has given 3 laws of the motion which consist of the external force. So simple force definition of force is nothing but the push or pull given to the body. कोई भी मैकेनिकल फोर्स जो होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं पुश और पुल given to the body. Simply we can take the example of door. If we push the door, we get the positive displacement, and when we pull the door, we get the negative displacement, we can say. मतलब फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो मोशन कॉज करता है. द फोर्स इज द क्वांटिटी विच कॉज मोशन, राइट. सो फोर्स को हम लोग पुश और पुल बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है दैट इज F इक्वल्स टू ma, ये हमारे न्यूटन सेकेंड लॉ का प्रोडक्ट है. तो फोर्स को अलग अलग कंडीशन में अलग अलग नाम दिए गए. जैसे आप बोल सकते हैं कि कोई बॉडी सरफेस पे खड़ा है तो उसको हम लोग उस टाइम पे जो सरफेस बॉडी पे फोर्स एक्ट करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन. कोई बॉडी पानी के ऊपर स्विम कर रहा है, हवा में स्विम कर रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसके ऊपर बायोंट फोर्स है. तो फोर्सेस के डिफरेंट नाम है, लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए कि यूनिवर्स में जो फंडामेंटल फोर्सेस है वो कौन से है. सो देयर आर 4 फंडामेंटल forces exist in the nature. First one is gravitational force. Second one is electromagnetic force. Third force is weak nuclear force, and last one, that is fourth one, is strong nuclear force. आई होप कि आपने ये पढ़ा ही रहेगा ऑलरेडी, राइट. तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है यूनिवर्स में, उसको यूनिवर्सल फोर्स भी बोल सकते हैं कि यूनिवर्स में हर जगह पे एक्ट होता है बिटवीन एनी 2 बॉडीज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीन्स जो हाई एक्सेलरेटेड चार्ज उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. द फोर्स एग्जिस्ट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. देन आफ्टर दैट वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो एंटी पार्टिकल बोल सकते हैं हम लोग, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उनके बीच वाला फोर्स, उसको वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं. या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियॉन्स, तो उसके बीच में भी वीक न्यूक्लियर फोर्स है.
देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मीन्स फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स है उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके ऊपर ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फंडामेंटल फोर्सेस के ऊपर, वो जो क्वेश्चन था वो था अबाउट रेंज। तो आपको पता होना चाहिए रेंज वाइज ये चार फोर्सेस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसा लिखना है। और दूसरा रहता है स्ट्रेंथ। यदि मैं ये फोर्सेस को शॉर्ट फॉर्म में लिखूं टू गिव यू अ शॉर्ट इंफॉर्मेशन, तो इसको मैं GF ग्रेविटेशनल फोर्स बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको बोलता हूँ वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड हियर इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो रेंज वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रेंज, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो GF ऐसे लिखेंगे हम लोग एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे रहेगा दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, 2 नंबर पे इसका रेंज है। थर्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यदि कंपैरिजन देखा जाए तो 10 टू द पावर 39 ऐसा यदि कंपैरिजन किया हम लोगों ने कि इसका रेंज 10 टू द पावर 39 है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है जिसको हम लोग साइज ऑफ न्यूक्लियस बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स के बीच वाला फोर्स, वो डायरेक्टली है 10 टू द पावर -15 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 1 फर्मी। मीन्स इफ वी कंपेयर द रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देयर इज सो मच डिफरेंस। ठीक है। और सेकेंड जो कंसेप्ट है कि स्ट्रेंथ वाइज यदि देखा जाए तो दुनिया का सबसे स्ट्रांग फोर्स कैसा है, कौन सा है, तो हैरान करने वाली चीज़ यही है कि दुनिया का सबसे स्ट्रांग फोर्स जिसकी स्ट्रेंथ दुनिया में सबसे ज़्यादा है वो होता है न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस ये दुनिया की सबसे छोटी जगह मान सकते हैं हम लोग, एज एटम्स आर अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, और उसमें भी न्यूक्लियस 10 टू द पावर -15 मीटर साइज वाला, जिसमें दुनिया का सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है। तो स्ट्रेंथ वाइज सबसे 1 नंबर पे आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सेकेंड नंबर पे कंपेरेटिवली आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड नंबर पे हम लोग ले सकते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ नंबर पे जो आ सकता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कंपैरिजन वाइज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रेंथ के बारे में 1 नंबर पे, फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड लास्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। दुनिया का सबसे ज़्यादा रेंज वाला फोर्स दुनिया का सबसे कम स्ट्रेंथ वाला फोर्स है, लेकिन दुनिया का सबसे कम रेंज वाला फोर्स दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला फोर्स है। ये एक आपको याद रखना है। और इसमें कन्फ्यूजन वाली भी बात है, इधर EMF मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेकेंड नंबर पे, लेकिन इधर भी सेकेंड नंबर पे, वो भी याद रखना है आपको। ठीक है। तो एक कंपैरिजन के तौर पे आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको फोर्सेस के बारे में जो बेसिक चीज़ पूछी जाती है वो आपको यहाँ से पता चली रहेगी। जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 3 लॉज ऑफ न्यूटन, दैट इज लॉज ऑफ मोशन, वो हम लोग देखेंगे। तो वी विल सी 3 लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ जो है उसको नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। इस लॉ को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था गैलीलियो ने, बट उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में, लॉज के फॉर्म में बताया न्यूटन ने। अभी पहली बात, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं, तो फर्स्ट लॉ क्या होता है हमको समझना पड़ेगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट इफ बॉडी इज इन रेस्ट, body continuously in the rest, if body is in motion, continuously in the motion, unless and until any external force does not act on body। मतलब फर्स्ट लॉ जो कहता है उसके हिसाब से यदि कोई बॉडी रेस्ट में है, इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट, तो कंटिन्यूसली रेस्ट में रहेगा, या फिर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगा, कंटिन्यूस मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक ये दोनों बॉडी की दोनों स्टेट के ऊपर एखादा एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो, जब तक उसके ऊपर एखादा एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो तो उसका रेस्ट वाला पोजीशन वो छोड़ेगा नहीं, और मोशन में रहेगा तो मोशन में रहेगा। लेकिन फोर्स अप्लाई करने के बाद मोशन वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ सकता है और रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है। तो इसमें जो हम लोग बता रहे कि बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मोशन में, ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी की, द प्रॉपर्टी वर्च्यू ऑफ विच body changes or we cannot changes the position of rest or position of motion, nothing but the inertia of the body। बॉडी का इनर्शिया बोलते हैं, बॉडी का स्टेट है कि बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है या बॉडी मोशन में रहना चाहती है। कब तक, जब तक उसके ऊपर एखादा बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो इसलिए देयर इज 2 टाइप ऑफ इनर्शिया। ये जो स्टेट है बॉडी का इसको इनर्शिया बोलते हैं, बट देर आर
टू टाइप ऑफ इनर्शिया मेनली। पहला वाला है इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन रेस्ट, या फिर आप उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी बोल सकते हैं। एंड सेकेंड जो इनर्शिया है बॉडी का, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि बॉडी की दो ही स्टेट है, एक तो बॉडी मोशन में रहेगा या रेस्ट में रहेगा, लेकिन और इसके अलावा भी एक इनर्शिया ऐड कर सकते हैं जो हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू मोशन बॉडी को डायरेक्शन भी होगा, तो हम लोग थर्ड इनर्शिया बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीन इनर्शिया बॉडी के अंदर होते हैं। इनर्शिया मतलब बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है कि बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहती है, ठीक है, लेकिन वो रह नहीं सकती, क्यों? जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगा तब। तो ऐसे कंडीशन में इनर्शिया इन रेस्ट किसको बोलते हैं? इनर्शिया इन मोशन और इनर्शिया इन डायरेक्शन। इसका मीनिंग क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है ऐसा इनर्शिया जो बॉडी को मोशन में लाने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर किया कि एक व्हीकल है जो एक ही जगह पे खड़ी है, मतलब उसके अंदर इनर्शिया इन रेस्ट है, लेकिन जब आप व्हीकल एकदम से शुरू करोगे, आप एकदम से उसको एक्सेलरेट करोगे, तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ जर्क करेगी। बॉडी पीछे की तरफ जर्क कर रही है, इसका मतलब इनर्शिया इन रेस्ट बॉडी को मोशन में लेके आ रहा है। आपने देखा भी रहेगा, एक्सपीरियंस किया रहेगा कि आपकी गाड़ी जब भी शुरू होती है, एक्सेलरेट होती है, तो इनिशियली उस पॉइंट पे आपकी बॉडी पीछे की तरफ जर्क करती है। वो जर्क होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपकी बॉडी रेस्ट में और व्हीकल भी रेस्ट में। और दूसरी कंडीशन ऐसी कि यदि बॉडी को गाड़ी को आपने ब्रेक लगा दिया तो एकदम से आपकी बॉडी आगे की तरफ फॉल होती है, आगे की तरफ। तो ये कंडीशन है इनर्शिया ऑफ मोशन का, क्योंकि इनर्शिया इन मोशन आपको रेस्ट में लाने की कोशिश करता है और इनर्शिया इन रेस्ट आपको मोशन में लाने की कोशिश करेगा। ये अल्टरनेट काम करते हैं। और लास्ट वाला जो इधर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जैसे कोई रॉकेट लॉन्च कर दिया तो उसको एक डायरेक्शन में हम लोग लॉन्च करते हैं, तो उसके अंदर जो सिचुएशन रहता है, स्टेट रहता है, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। या फिर आपने एक गन में से बुलेट शूट किया, तो एक बार वो छूट गया तो जिस डायरेक्शन में आपने शूट किया है उसी तरफ वो आगे आगे जाता रहेगा। उस बुलेट का जो इनर्शिया है दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी बोल दिए। क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि कोई एग्जाम्पल देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा इनर्शिया है। तो इस तरीके का हुआ लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन दिया मैंने यहां पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोलता है सेकेंड लॉ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। इट मीन्स व्हाट? एक तो बॉडी का मोमेंटम क्या होता है, तो मैंने एक बॉडी कंसिडर किया जिसका मास है m और उसको एक सडन मैंने वेलोसिटी दे दिया v। तो बॉडी के अंदर जो मोमेंटम आया उसको किस तरीके से दिखाना है? मोमेंटम डिनोटेड बाय p, उसको लिखा जाता है m इंटू वी, मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी। हम लोग उसको जनरल इसमें पिकअप भी बोलते हैं, गाड़ी का पिकअप। उसका मोमेंटम बढ़ रहा है, इसका मतलब पिकअप बढ़ रहा है, तो मास इंटू वेलोसिटी p होता है। स्टेटमेंट बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और फिजिक्स में हमेशा रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dp बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए dp लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स बोला है, राइट। तो ये dp को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? एक तो न्यूटन के लॉ में कंसिडर किया जाता है कि बॉडी का मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दिस लॉज आर मेड ओनली फॉर द कंडीशन दैट मास इज कांस्टेंट। तीनों लॉज में मास कांस्टेंट है तभी ये लॉ अप्लाई होगी। वैसे आइंस्टाइन के E इक्वल टू mc² में मास कांस्टेंट नहीं, वहाँ पे न्यूटन का लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो इस कंडीशन में अप्लाई हो रहा है क्योंकि मास कांस्टेंट है। तो इसको यदि मैंने आगे डिराइव करके गया तो मैं लिख सकता हूँ dmv, p की जगह पे mv पुट कर दिया, अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू f। अभी मास कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, तो ये हो जाएगा m dv बाय dt प्रोपोर्शनल टू f। अभी dv बाई dt क्या है ये तो मैंने आपको बताया था, मेरा मोशन इन वन डायमेंशन के लेक्चर में बताया था। इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यदि मैंने यहाँ पे कांस्टेंट 1 पुट कर दिया तो फोर्स का फॉर्मूला मिलेगा मास इनटू एक्सेलरेशन।
यहां से बर्थ हुआ है फॉर्मूला ऑफ द फोर्स। फॉर्मूला ऑफ फोर्स यहां से मिला है हमको। हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ इज dp बाई dt प्रोपोर्शनल टू f, लेकिन उसका प्रोडक्ट हमको मिल रहा है F इक्वल्स टू ma। ये आपको याद रखना है। इसमें यदि यूनिट देखा जाए फोर्स का तो वो न्यूटन के नाम से, न्यूटन SI यूनिट उसका न्यूटन है। CGS यूनिट में उसको डायन भी बोला जाता है। ये उसका SI यूनिट और ये CGS यूनिट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यूनिट के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टॉपिक से आया तो न्यूटन और डायन आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन और डायन का कन्वर्जन मतलब 10⁵ डायन होता है इक्वल्स टू 1 न्यूटन, बराबर। तो इस तरीके से ये सेकेंड लॉ हुआ। लास्ट जो हमारा थर्ड लॉ है वो है एक्शन एंड रिएक्शन वाला। तो थर्ड लॉ जिसमें बच गया वो आपको बता देता हूं। थर्ड लॉ यहां पे है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है? ये बोलता है कि एवरी एक्शन इट हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ज्यादातर एग्जाम्पल आपको मिलेंगे फिजिक्स में तो ये थर्ड लॉ के ऊपर ही ज्यादातर। क्या बोला है उसने? एवरी एक्शन इट हैज इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट वर्ड ध्यान रखना है, इक्वल बोला है और अपोजिट बोला है, लास्ट में रिएक्शन बोला है। तो मैं बता रहा हूं आपको कि फोर्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक्शन एंड रिएक्शन आर दैट फोर्सेस। एक्शन भी फोर्स है एंड रिएक्शन इज आल्सो फोर्स। तो ये थर्ड लॉ भी फोर्स के बारे में बता रहा है। वो बोला है कि एवरी एक्शन इट हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट मीन्स यदि यहाँ पे मैं एक दीवार कंसिडर करूँ और यहाँ पे एक फुटबॉलर है, उसने फुटबॉल को स्ट्राइक किया और वहाँ से वो फुटबॉल यहाँ तक चला गया दीवार तक, तो ये पॉइंट को मैं 1 कंसिडर करता हूँ, इसको 2 कंसिडर करता हूँ। तो जब इसने फोर्स लगाया इस बॉल के ऊपर तो उस टाइम पे जो फोर्स है मैं कंसिडर करता हूँ F12, 1 से 2 जा रहा है। लेकिन दीवार या फिर वॉल, ये बॉल के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना ये आदमी ने उसके ऊपर लगाया था बॉल के ऊपर। तो यहाँ से जब फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F21। तो ये बोल क्या रहा है थर्ड लॉ? ये बोलता है कि ये इधर से इसने मारा मतलब इसने क्या किया? एक्शन। और जब दीवार से वापस आया मतलब ये हुआ रिएक्शन। और न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन इट हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यदि मैग्नीट्यूड देखा जाए तो F12 फोर्स इक्वल टू मैं F21 लिख सकता हूँ। यदि इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ F12 इक्वल टू मेरे को लिखना पड़ेगा माइनस F21। सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये मैग्नीट्यूड दर्शा रहा है पहला वाला, और सेकेंड वाला क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। सो ये हुआ न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसके डिफरेंट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे लॉन्चिंग ऑफ द रॉकेट, जितना रॉकेट प्रपल्शन से जितना थ्रस्ट नीचे की तरफ लगाएगा जमीन पे, उतना ही फोर्स नॉर्मल रिएक्शन द्वारा जमीन लगाएगी किसके ऊपर? रॉकेट के ऊपर, और वो लॉन्च हो जाएगा, राइट। सो देर आर द डिफरेंट एग्जाम्पल। आप जैसे हाई जंप भी कर रहे तो आप अपने पैरों से क्या कर रहे? थ्रस्ट लगा रहे जमीन पे, वही थ्रस्ट उतना ही इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन वो आपके ऊपर लगा रहा है जमीन, और फिर आप जंप करते। तो देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो ये 3 लॉज हुए न्यूटन के। अभी इसके ऊपर बेस्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज इम्पल्स। इसके ऊपर 2 या 3 टाइम क्वेश्चन पूछा है एनडीए के एग्जाम में, जिसको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो इम्पल्स होता क्या है? इम्पल्स ये वर्ड में ही मीनिंग है कि एक इम्पैक्ट वाला फोर्स या फिर इंस्टेंट फोर्स, उसको इम्पल्स बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्क्रू का एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये स्क्रू को दीवार में फिक्स करना है, तो आप क्या करते हैं? हैमर से उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। लेकिन हैमर से जो फोर्स लगता है वो बहुत लार्ज अमाउंट का फोर्स रहता है, लेकिन जो फोर्स का इंस्टेंट रहता है कॉन्टैक्ट का स्क्रू के साथ बहुत छोटा रहता है, मतलब स्मॉल टाइम के लिए वो फोर्स अप्लाई होता है। तो इम्पल्स किसको बोला जाता है? इम्पल्स मीन्स व्हाट? व्हेन लार्ज फोर्स, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, अप्लाइड फॉर शॉर्ट टाइम, उसको बोला जाता है इम्पल्स। तो मैं यहां पे इम्पल्स को आई से डिनोट करता हूं, आई इज अ इम्पल्स। तो ये होता क्या है फिर? व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब F इंटू dt। जैसे कोई 2 गाड़ी का एक्सीडेंट होता है
तो उसका जो इफेक्ट होता है आपने देखा रहेगा फोर्स का बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जब ये एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए सेकेंड लगता है, बस सेकेंड में हो जाता है, तो टाइम इज़ वेरी शॉर्ट बट द वी कैन से इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज लार्ज। तो ये स्क्रू फिट करने का और हैमर से उसको फोर्स लगाने का जो इफेक्ट है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स। ऐसा फोर्स जो शॉर्ट टाइम में एक्ट होता है उसको बोला जाता है इम्पल्स। इसका यूनिट भी आप लिख सकते हैं, यूनिट भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। यूनिट क्या रहेगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और टाइम का होता है सेकेंड, तो ये न्यूटन सेकेंड इसका यूनिट है, दिस इज यूनिट ऑफ इम्पल्स, राइट। और इसके बाद जो इस टॉपिक में नेक्स्ट क्वांटिटी दैट इज मोमेंटम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, जो हमने न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में भी देखा है। इसको सेपरेटली आपको बता रहा हूँ कि इसमें से और क्या पूछा जा सकता है। तो मोमेंटम होता क्या है, तो मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको P से डिनोट किया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हमने कंसिडर किया कि एक बॉडी का मास m है और उसको एक सडन चेंज इन वेलोसिटी दे दिया v, तो उसके अंदर जो चेंज आएगा ड्यू टू गिविंग सडन चेंज इन वेलोसिटी, तो उसको बोला जाता है मोमेंटम। कितना मोमेंटम पकड़ा है गाड़ी ने, तो P इज नथिंग बट द मास इनटू वेलोसिटी। इसका यूनिट भी देखा जाए तो बहुत सिंपल है, मास को हम लोग kg में मेजर करते हैं एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब ये मोमेंटम वाला कंसेप्ट एप्लीकेशन बेस्ड कैसे पूछा जाता है वो आपको बताता हूँ। इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। तो एक इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है जो ज़्यादातर पूछा जाता है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो हम लोग देख लेते हैं। आई होप कि आपको इम्पल्स के बारे में पता चल गया रहेगा। इसमें आपको एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछेगा और बाद में मोमेंटम पे भी आपको एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। तो लास्ट में आपको मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बता देता हूँ ताकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो। तो लास्ट पॉइंट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमने देख लिया मोमेंटम क्या होता है, बट आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, इसका स्टेटमेंट यदि देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन अब्सेंस ऑफ, इधर आगे सेंटेंस है इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इतना सिंपल स्टेटमेंट है इसका कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम हमने कंसिडर किया जिसमें टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मतलब जो मोमेंटम P है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट पूरे सिस्टम का। लेकिन इसने बोला है कि इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब फोर्स का वैल्यू 0 चाहिए। कोई सिस्टम पे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो उसका मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है। लेकिन इसको यदि हम लोग मैथमेटिकली बोला जाए तो इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्या है, यदि हमने कंसिडर किया कि दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट का मास मैं कंसिडर करता हूँ m1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का मैं मास कंसिडर करता हूँ m2। यदि ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आ रहे और इनका कोलिजन हो गया, तो कोलिजन के पहले मैंने कंसिडर किया कि इसका वेलोसिटी u1 है और इसका वेलोसिटी u2, और जब कोलिजन होगा तो आफ्टर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी मैंने कंसिडर किया v1 और इसकी वेलोसिटी v2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का स्टेटमेंट यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से। ये वाले डायग्राम में जो मैं आपको बताया u1 एंड u2 आर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1 एंड m2 and v1 and v2 are a final velocity after the collision for m1 and m2. That time we can say according to law of conservation of momentum, momentum before collision is equals to momentum after collision. तो
तो ऐसे टाइम पे जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आएगा तो आपको सोचना है कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम, सिस्टम में ये दोनों ऑब्जेक्ट आ गए, ये दोनों ऑब्जेक्ट सिस्टम में आ गए, तो ये सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व कब होगा, जब इनिशियल मोमेंटम मतलब बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम इज इक्वल टू रहेगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यदि सिंपली मैं इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखूंगा तो मैं लिखूंगा m1 u1 प्लस m2 u2, बिफोर कोलिजन उनका मोमेंटम यही था मास इंटू वेलोसिटी के फॉर्म में, इक्वल टू मैं लिखूंगा m1 v1 प्लस m2 v2, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। आपको बोला जाएगा फिर दो मासेस दिए रहेंगे m1 m2, u1 u2 दिया रहेगा, v1 दिया रहेगा, v2 निकालने को बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। इसमें जो खास करके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है वो है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पे। तो वो गन के बारे में सिंपली आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गन निकाला है और गन से हमने एक बुलेट फायर कर दिया। रिकॉइल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, पहली बात, ये हमारे पास गन है और यहाँ से आपने एक बुलेट फायर किया, तो मैं कंसिडर करता हूँ कि बुलेट का मास स्मॉल m है और गन का मास है कैपिटल M, राइट। तो होता क्या है इनिशियली, यदि गन से बुलेट फायर हो रहा है मतलब बिफोर कोलिजन क्या है, बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटी कंसिडर की, तो दोनों भी कैसे कांस्टेंट है, मतलब एक ही जगह पे रेस्ट में। तो इसकी वेलोसिटी यदि मैंने कैपिटल U कंसिडर किया, इसकी स्मॉल u में वेलोसिटी कंसिडर किया बुलेट की, तो इनिशियली u और स्मॉल u जीरो है, क्यों, क्योंकि दोनों रेस्ट में बिफोर फायरिंग द बुलेट। लेकिन आफ्टर फायरिंग द बुलेट होगा क्या, तो मैं इस फॉर्मूले में यदि ये वाला अप्लाई करूंगा तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन फॉर द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो है, तो ये तो इनिशियली जीरो हो गया। लेकिन आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, आफ्टर द कोलिजन इसको मिलेगा वेलोसिटी वी कैन से स्मॉल v और इसको मिलेगा कैपिटल V। तो होगा क्या, फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं आफ्टर द कोलिजन m1 या फिर स्मॉल m v प्लस कैपिटल M कैपिटल V, ये आफ्टर द कोलिजन वाला मोमेंटम हो गया। तो इसमें यदि आपको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पूछा है तो गन की वेलोसिटी ये मतलब ये भी आपको निकालने को बोलेगा। तो इसका इक्वेशन यहाँ पे कैसे बन सकता है, तो कैपिटल V इक्वल्स टू हो जाएगा इस तरफ आके माइनस स्मॉल m स्मॉल v अपॉन कैपिटल M, ये वैल्यू निकालने को बोल सकते हैं। देयर आर मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन दिस एप्लीकेशन दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल क्यों बोला जाता है, जैसे ही बुलेट आगे जाएगा तो मोमेंटम मिलेगा किसको, गन को, तो गन पीछे आएगा। इसलिए हमेशा आपने देखा रहेगा कि जब भी गन से फायर करते हैं तो उसको यहाँ पे सहारा दिया जाता है इसे फायर करते टाइम। इसका मतलब उसको वो पीछे ना चली जाए, आपने यदि ऐसे होल्ड किया तो गन पीछे जाएगी बिकॉज ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी। तो वही रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आई होप कि मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको कवर किया रहेगा। तो इस सेशन में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। अगेन we have seen 3 laws of the Newton. After that we have seen concept of impulse. Again we have seen momentum and conservation of momentum and the application of conservation of momentum. So I hope कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ रहेगा, आपको जरूर एनडीए के एग्जाम में इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू।